Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह से एक आर्थिक अपराध की कहानी में गहरी उतरने वाले हैं। अपराध का शिकार 18वीं सदी का भारत, जो दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था और 1947 तक वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। तो आज हम पता लगाएंगे कि इन 200 सालों में आखिर हुआ क्या। बिल्कुल। और इस पड़ताल के लिए हमारे मुख्य स्रोत हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की अर्थशास्त्र की किताब का पहला अध्याय, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। और साथ ही हम यूपीएससी के पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी देखेंगे, ये समझने के लिए कि ये ऐतिहासिक विषय आज भी सिविल सेवा परीक्षा के लिए इतना जरूरी क्यों है। हाँ, हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन की उस विरासत को समझना है जो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। और इस जरूरी चर्चा को शुरू करने से पहले हम सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल के हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को एक बहुत बड़ा सा धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमें इस तरह का कंटेंट बनाने की ऊर्जा देता है। ये बात तो है। और जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें समर्थन देने के लिए पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा सुपर उपयोगी कंटेंट लगातार लाते रहें। तो चलिए तहकीकात शुरू करते हैं। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो वो कैसी अर्थव्यवस्था पीछे छोड़कर गए थे? तो चलिए इसे खोलते हैं। एनसीईआरटी की किताब के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अपनी एक स्वतंत्र और समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। मतलब दुनिया भर में भारत के सूती और रेशमी कपड़ों, धातुओं और कीमती पत्थरों के काम की धूम थी। ये कोई पिछड़ी हुई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक जीवंत व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का पहला मोड़ आता है। औपनिवेशिक शासन का मकसद भारत का विकास करना था ही नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य था अपने देश का विकास करना। हाँ, भारत को ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए एक पोषक या फीडर अर्थव्यवस्था में बदलना। उन्होंने भारत के आर्थिक ढांचे की नींव ही बदल दी, उसे ब्रिटेन के आर्थिक हितों का मतलब एक तरह से गुलाम बना दिया। और यही एक दिलचस्प बात सामने आती है। एनसीईआरटी बताता है कि अंग्रेजों ने कभी भारत की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का कोई सही अनुमान लगाने का कोशिश ही नहीं की। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये जानबूझकर किया गया था, ताकि कोई हिसाब ही न रख पाए कि देश कितना गरीब हो रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये उदासीनता सोची समझी थी। अगर सही आंकड़े सामने आते तो शोषण का पर्दाफाश हो जाता। अच्छा। जो कुछ प्रयास हुए वो दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और वीके राव जैसे भारतीयों ने अपने स्तर पर किए, और इनमें भी डॉक्टर राव के अनुमानों को आजादी के बाद सबसे विश्वसनीय माना गया, क्योंकि उनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो ज्यादा वैज्ञानिक थी। और इन अनुमानों से जो तस्वीर उभरती है वो काफी डरावनी है। किताब में लिखा है कि 20वीं सदी के पहले 50 सालों में देश की कुल आर्थिक विकास दर 2% से भी कम थी, और प्रति व्यक्ति आय में तो सिर्फ 0.5% की बढ़ोतरी हुई। 0.5%। ये आंकड़े सुनने में शायद छोटे लगें, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब समझने के लिए इसे आज के संदर्भ में देखते हैं। आज जब भारत 6-7% की दर से बढ़ता है तो हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, 0.5% की सालाना वृद्धि, ये तो रेंगने से भी बदतर था। इसका मतलब ये था कि एक पूरी पीढ़ी अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी खास आर्थिक तरक्की के गुजार देती थी। गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत में मिलती थी। अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो चुकी थी। तो अर्थव्यवस्था ठहरी हुई थी, और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा होगा? जाहिर है, देश की उस 85% आबादी पर जो खेती पर निर्भर थी। तो चलिए कृषि क्षेत्र की हालत को समझते हैं। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्यों था? इसकी वजह एक नहीं बल्कि कई थीं, और सब औपनिवेशिक नीतियों की देन थीं। सबसे बड़ी जड़ थी भू राजस्व प्रणालियां, खासकर बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं। आप दिन रात मेहनत करके 100 रुपये कमाते हैं, लेकिन एक जमींदार आता है और वो 100 रुपये आपसे ले जाता है। ओके। अब दुकान की मरम्मत करानी हो, नया सामान लाना हो, उसके लिए आपके पास कुछ नहीं बचता।
किसानों के साथ यही हो रहा था। सारा मुनाफा जमींदार ले जाते थे। लेकिन जमींदार तो ज्यादातर भारतीय ही थे, तो फिर वो अपने ही लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? ये व्यवस्था की ही क्रूरता थी। अंग्रेजों ने लगान जमा करने की तारीखें इतनी सख्ती से तय की थी, जिसे सनसेट लॉ कहते थे। सनसेट लॉ। हाँ, कि अगर जमींदार सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं कर पाते तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसलिए अपनी जमींदारी बचाने के लिए जमींदार किसानों पर और ज्यादा सख्ती करते थे। अच्छा। न तो जमींदारों ने और न ही अंग्रेजों ने जमीन की उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा देने या नई तकनीक लाने में कोई निवेश किया। उनका एकमात्र लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। और यहीं पे ये विषय आज के यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। जब हम 2013 का जीएस पेपर 3 का सवाल देखते हैं तो उसमें भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच सीधे संबंध पर सवाल पूछा गया है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जमींदारी व्यवस्था की जो विरासत थी, छोटी और बंटी हुई जमीनें, भूमिहीन किसान, वह आजादी के बाद भी एक बड़ी चुनौती बनी रही और आज भी भारत की ग्रामीण संकट की जड़ों में कहीं ना कहीं मौजूद है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिसका जिक्र एनसीईआरटी में है, कृषि का व्यावसायीकरण। अच्छा, वो क्या था? अंग्रेजों ने किसानों को खाद्यान्न यानी चावल गेहूं की जगह नकदी फसलें जैसे नील, कपास और जूट उगाने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि मजबूर किया। ये फसलें ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल थीं। ऊपरी तौर पे ये अच्छा लग सकता है कि किसान बाजार के लिए उत्पादन कर रहे थे, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। उन्हें बाजार भाव से बहुत कम कीमत दी जाती थी और खाद्यान्न की कमी के कारण देश में बार बार भयानक अकाल पड़े। तो हमने देखा खेती में किसानों की हालत बदतर हो रही थी और वो मजबूरी में जमीन से बंधे थे। लेकिन सवाल ये है कि वो कोई और काम क्यों नहीं कर सकते थे? आखिर भारत तो अपने कारीगरों और हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद सबसे दुखद पहलू सामने आता है, भारत का औद्योगीकरण। हाँ, ये एक सोची समझी और व्यवस्थित रणनीति थी। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत को ब्रिटेन के मिलों के लिए सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बना दो। यहाँ से कच्चा कपास और जूट सस्ते में खरीदो और ब्रिटेन भेजो। और दूसरा, ब्रिटेन की उन्हीं मिलों में बने तैयार माल यानी कपड़े को बेचने के लिए भारत को एक विशाल बाजार में बदल दो। इसका असर क्या हुआ होगा, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। ढाका की मलमल की बात करते हैं, जो इतनी महीन होती थी कि पूरी थान एक अंगूठी से निकल जाती थी। हाँ। मुर्शिदाबाद का रेशम, इन सब का क्या हुआ? वो सब बर्बाद हो गए। ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों ने भारतीय बाजार को पाट दिया। इससे भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गए। मतलब लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लाखों बुनकर, कारीगर और शिल्पी जो पीढ़ियों से ये काम कर रहे थे, रातों रात बेरोजगार हो गए। और कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण ये सब लोग भी गांवों की ओर भागे और खेतीहर मजदूर बन गए, जिससे जमीन पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। तो एक तरफ पारंपरिक उद्योग नष्ट हो रहे थे, क्या उनकी जगह कोई नए आधुनिक उद्योग लग रहे थे? लगभग न के बराबर। जो कुछ आधुनिक उद्योग लगे भी, जैसे सूती और जूट मिले, वो भी 19वीं सदी के अंत में शुरू हुए और ज्यादातर भारतीयों द्वारा ही स्थापित किए गए थे। जैसे टाटा? हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। लेकिन ये सब ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग था ही नहीं। पूंजीगत वस्तुएं, इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है मशीनें बनाने वाली मशीनें। अगर आपको एक कपड़ा मिल लगानी है तो उसकी मशीनें भी आपको ब्रिटेन से ही मंगवानी पड़ती थीं। अच्छा। हम औद्योगिक रूप से पूरी तरह से उन पर निर्भर थे। आजादी के समय इस विशाल देश में लोहा और इस्पात की बस 2 बड़ी कंपनियां थीं। औद्योगिक आधार बेहद कमजोर था। तो भारत कच्चा माल भेज रहा था और बना हुआ माल खरीद रहा था। सुनने में तो ये सामान्य ट्रेड लगता है, लेकिन विदेशी व्यापार के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। बिल्कुल। भारत का लगभग सारा विदेशी व्यापार ब्रिटेन और कुछ गिने चुने देशों जैसे चीन और श्रीलंका तक सीमित कर दिया गया था। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से ब्रिटेन का ये नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। क्यों? क्योंकि अब भारत और ब्रिटेन के बीच का समुद्री रास्ता बहुत छोटा हो गया था। राइट। एनसीईआरटी की किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है निर्यात अधिशेष का, यानी एक्सपोर्ट सरप्लस। हाँ। इसका मतलब भारत निर्यात ज्यादा करता था और आयात कम। अब ये तो किसी भी देश के लिए अच्छी बात लग रही है कि हम बेच ज्यादा रहे और खरीद कम रहे। तो फिर ये भारत के लिए बुरा कैसे था? ये औपनिवेशिक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा धोखा था।
सोचिए, आप एक किसान हैं जो अपनी सारी फसल बेचकर 100 रुपए कमाता है, लेकिन वो 100 रुपए आपके हाथ में आते ही नहीं, तो वो कहाँ जाते हैं? बल्कि आपका जमींदार वो पैसे सीधे ले लेता है और उससे लंदन में अपने ऑफिस का किराया भरता है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देता है और अंग्रेजों द्वारा लड़े जा रहे युद्धों का खर्चा उठाता है। आपके हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। कुछ नहीं। भारत के साथ ठीक यही हो रहा था। अच्छा, तो ये जो सरप्लस पैसा था वो देश में वापस निवेश ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल। इसी को दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कहा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, एक गहरा आर्थिक विश्लेषण था। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर साल ब्रिटेन जा रहा था, बिना किसी आर्थिक वापसी के। तो कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसा खून बहने से कैसे बच सकती है? सही कहा। ये तो वाकई में एक सुनियोजित मूठ थी। लेकिन एक तर्क हमेशा दिया जाता है, अंग्रेजों ने रेलवे बनाई, सड़कें बनाई, दागतार व्यवस्था शुरू की, इसका श्रेय तो उन्हें देना पड़ेगा। क्या ये भारत के आधुनिकीकरण की नींव नहीं थी? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर उठता है, लेकिन हमें इसके पीछे का मकसद समझना होगा। अंग्रेजों ने ये विकास जनता की भलाई के लिए नहीं किया था। तो फिर क्यों? रेलवे क्यों बनाई गई? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, देश के अंदरूनी हिस्सों तक सेना को तेजी से पहुंचाना, ताकि किसी भी विद्रोह को आसानी से कुचला जा सके। दूसरा, देश के कोने-कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक ढोकर लाना। और तीसरा, बंदरगाहों पर उतरे ब्रिटिश माल को पूरे देश के बाजारों तक पहुंचाना। लेकिन एक मिनट, क्या ये तर्क थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? रेलवे बनाने से आखिरकार भारतीयों को भी तो फायदा हुआ। लोगों ने लंबी यात्राएं करनी शुरू की, भौगोलिक दूरियां कम हुईं। क्या हम अंग्रेजों को इसका कोई श्रेय नहीं दे सकते? या फिर ये फायदे बस एक साइड इफेक्ट थे? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, साइड इफेक्ट। फायदे हुए, इसमें कोई शक नहीं। इसने भारत को भौगोलिक रूप से जोड़ा, लेकिन इसका एक गहरा नकारात्मक प्रभाव भी हुआ। वो क्या? इसी रेलवे के जरिए ब्रिटेन का सस्ता माल भारत के दूर दराज के गांवों तक पहुंच गया और वहां के स्थानीय कुटीर उद्योगों को भी नष्ट कर दिया। तो जो ढांचागत विकास हुआ वो औपनिवेशिक हितों को साधने का एक औजार था। जनता की भलाई उसका मकसद नहीं थी। तो इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो 1947 में भारत को विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जो गतिहीन थी, जिसका कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ और भारी बोझ तले दबा था, जिसका औद्योगिक आधार लगभग शून्य था और जिसका व्यापार और आधारभूत ढांचा सिर्फ शोषण के लिए बनाया गया था। यही वो औपनिवेशिक विरासत थी जिसने आजादी के बाद भारत की आर्थिक नीतियों को आकार दिया। हमारे नीति निर्माताओं के सामने यही चुनौतियां थीं। अच्छा। इसीलिए भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता अपनाया, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों यानी PSUs पर जोर दिया ताकि एक मजबूत औद्योगिक आधार तैयार हो सके, और भूमि सुधार जैसे कानून लाए गए। UPSC अभ्यर्थियों के लिए इस अध्याय को समझना इसीलिए इतना मौलिक है क्योंकि ये आज़ादी के बाद के भारत की पूरी आर्थिक यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार करता है। बिल्कुल। स्रोत में उल्लेख है कि औपनिवेशिक शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर दिख रहा था। तो सोचने के लिए एक विचार ये है कि औपनिवेशिक शासन ने केवल हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ताने बाने को भी प्रभावित किया। आज के भारत की किन आर्थिक चुनौतियों या सामाजिक व्यवहारों में हम अभी भी उस औपनिवेशिक मानसिकता या ढांचे की गूंज देख सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। हम सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP के सभी सदस्यों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं और इस तरह के और गहन विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप में शामिल हों। अगली बार तक सीखते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.